Okay, so today we'll discuss about Bohr time period and frequency of electron for Bohr radius, right? Any calculation and derivation, calculation and derivation for time period, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी जिसको एफ या म्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। ओके, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सेल। ओके, क्लियर है ना? ठीक है, देखिए जो फर्स्ट टर्म है हमारा, दैट इज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, बाय डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज टाइम रिक्वायर्ड to complete one revolution. It is time required to complete one revolution. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, जिसको सिंबल टी से डिनोट करेंगे, नहीं? और इसका जो यूनिट होगा दैट इज द सेकेंड, सिंबल टी से डिनोट करते हैं और सेकेंड यूनिट होता है। यानी कि बाई फॉर्मूला इसको कहते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr बाई वेलोसिटी। ये टाइम पीरियड का यूनिट होता है। देखिए आर क्या है, मीटर में है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट जो है हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड में आ जाता है। और इसमें जो आर का एक्सप्रेशन है और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रखेंगे तो टाइम पीरियड का अपना एक्सप्रेशन मिल जाता है, कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल के साथ जो है कि अपना एक्सप्रेशन इसका मिल जाता है। क्लियर है ना? तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग रेडियस के लिए भी डेरिवेशन लिए थे और वेलोसिटी के लिए भी डेरिवेशन लिए थे। तो टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है 2πr/v, यानी 2πr क्या है, सर्कुम्फरेंस है, नहीं, सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। 2πr क्या है, ये सर्कुम्फरेंस है, सर्कुलर पाथ का सर्कुम्फरेंस है। तो इसमें जो r का एक्सप्रेशन और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग रखेंगे, देखिए 2π तो कांस्टेंट है, और जो r है इसके बदले r के लिए हम लोग लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए थे। r क्या होता है, n² h² डिवाइडेड बाई 4π² kz e² और m, ये r का एक्सप्रेशन। और देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग भी कैलकुलेट किए थे। वेलोसिटी का देखिए एक्सप्रेशन क्या है इसमें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ठीक है, देखिए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, जो इसका डिराइव किए थे, दैट इज वेलोसिटी के लिए दैट इज 2π kz 2π kz e² डिवाइडेड बाई NH, ये वेलोसिटी का डेरिवेशन। देखिए NH ऊपर चला जाएगा तो कंबाइन करके इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2π से 2π कैंसिल हो गया, NH ये ऊपर जाएगा तो कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा NQ HQ
डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, के यहाँ है और के यहाँ है, के स्क्वायर। ठीक है, जेड भी यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है, जेड स्क्वायर। और फिर ई, ई यहाँ भी है, ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर इसमें भी है, E4। और फिर क्या आपका एम हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें देखिए वेरिएबल टर्म हमारा क्या है, ये हमारा जेड स्क्वायर है, और सेल के रूप में क्या है, एन क्यू है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू बाकी सब कांस्टेंट है एच क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 M इंटू ये एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। जेड यहाँ से हम लोग रिमूव कर दें, तो ये सारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टाइम पीरियड है। और कह सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। और ये जो टाइम पीरियड का कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है दैट इज 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड आता है। यानी कि इतना सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, फर्स्ट सेल का कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है, नहीं, इनटू एन क्यू, सेल का क्यू है, और जेड स्क्वायर। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम हम कह सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए क्या है, जेड हमारा 1 है, और सेल अगर हम लोग फर्स्ट ले ले तो टाइम पीरियड जो इलेक्ट्रॉन का होगा 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट सेल का। इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, और फर्स्ट सेल का कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए, 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। दिस इज टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। इसमें ये जो फैक्टर है एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, ये अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है कि टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है। तो इसमें याद रखना है कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ये याद रखना है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन क्यू के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर का। ये रिलेशन जो है इसमें टाइम पीरियड के लिए याद रखना। तो दिस इज टाइम पीरियड। जो सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का ही रेसिप्रोकल होता है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी का, और सेम एक्सप्रेशन होता है, सेम एक्सप्रेशन होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो नेक्स्ट पेज में वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी। ओके सर। ठीक है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी को बाय डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है हमारा, जिसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं, एफ या म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को। और इसको डिफाइन कैसे करना है कि पर सेकेंड कितना रिवॉल्यूशन है, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, number of revolution made by electron, number of revolution made by electron per second। इस एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का जो हमारा यूनिट है, या फॉर्मूला 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि वेलोसिटी बाई 2 पाई आर। इसका यूनिट जो होगा पर सेकेंड,
या इसी को हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज, इसको HZ से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है कि 1 टाइम पीरियड या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाई NQ, सेम डेरिवेशन है Z² बाई NQ। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाई NQ, या फिर ऐसे कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म F0 इनटू Z² बाई NQ। तो ये वाला जो वेरिएबल फैक्टर है ये अक्सर टेस्ट पे पूछा जाता है कि टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N-3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NQ। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। क्लियर है ना? चलिए, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद इसके बाद हम लोग को न्यू टॉपिक पढ़ना है जिसमें प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है, एंड देन फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ टर्म जो है पिछले डिस्कशन से भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म उससे रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हम लोग दे रहे हैं चार्ज पार्टिकल, नहीं चार्ज पार्टिकल के बारे में, ठीक है ना? तो देखिए चार्ज पार्टिकल है या जो सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम से जो छोटा पार्टिकल है, सब एटॉमिक जो पार्टिकल है, ये अब तक जो हम लोग डिस्कस किए कि एटम से छोटा पार्टिकल क्या है, तो हम लोग कहे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नहीं इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन में एक निगेटिव चार्ज होता है और ये सेल में रिवॉल्व करता है, नहीं सेल में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन है। और सब एटॉमिक पार्टिकल जो है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। आपका एक पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन को P+ एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मास 1 यूनिट लेते हैं। फिर आपका थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है, N से डिनोट करते हैं। और मास जो होता है लगभग कह सकते हैं कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है ये ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इक्वल होता है, और इसको 1 यूनिट या 1 यूनिफाइड मास के इक्विवेलेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये सब नाम याद रखना है, जैसे बीटा रे है, क्या है हमारा, बीटा रे, बीटा रे, बीटा रे, या इसी को कैथोड रे भी कह सकते हैं, कैथोड रे या कैथोड रे है, ये कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ही है और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा रे, कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन। बीटा रे को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं बीटा माइनस, या इसी को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो एक ही है सबको। बीटा रे जो है कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड होता है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही का बीम है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो एक ही नाम हो गया। वैसे ही हम देखे थे कि एनोड रे, एनोड रे जो है कि कैसा होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। ये कैसा पार्टिकल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। और जब हाइड्रोजन गैस के कंडीशन में ये एनोड रे किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन या H+ जो है। तो एनोड रे पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन, या इसी को हम लोग नाम देते हैं कैनाल रे, कैनाल रे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल है जो अक्सर एग्जाम में भी जाते हैं। ये एक नाम है आपका पोजिट्रॉन, ठीक है, पोजिट्रॉन, ये बहुत पूछा गया है, पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन क्या होता है, पोजिट्रॉन का एक दूसरा नाम भी है एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन,
एंटी इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल का एग्जांपल है, चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल है। पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको डिनोट करते हैं E+ से। ये इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर इसको β+ भी कहते हैं। E+ या β+ से भी डिनोट करते हैं पॉजिट्रॉन। इट इज ए लाइक इलेक्ट्रॉन बट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसका मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं। और इसका डिस्कवरी कौन किया था? एंडरसन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो सब पहले भी डिस्कस किए हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बीटा रे या कैथोड, ये भी हम लोग डिस्कस किए। ये एक नया है पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। ओके, देखिए इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल है। 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। देखिए न्यूट्रिनो या उसके पहले एक टर्म है, उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। टर्म है एनहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। नहीं, एनहिलेशन या पेयर प्रोडक्शन। देखिए इस टर्म को समझना है। एक टर्म है एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। ठीक है ना? ये क्या होता है? एंड पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए ये इसमें एक होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ये भी एक टर्म है कि जो भी पार्टिकल है उसका एंटी नेचर का, एंटी चार्ज का, एंटी नेचर का पार्टिकल होता है। यानी कि दो टर्म है, एक होता है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल अपोजिट चार्ज का, जैसे अपोजिट नेचर का पार्टिकल होता है। जैसे कहने का मतलब पार्टिकल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका एंटी पार्टिकल जो है ये एंटी इलेक्ट्रॉन हो गया। एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, तो इसका अपोजिट प्रॉपर्टी का एंटी न्यूट्रिनो। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका नाम हो गया एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो इसको बोलेंगे। तो इसका एंटी पार्टिकल हो गया एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ये सब एटॉमिक पार्टिकल का ही नाम है। 12th का मॉडर्न जो फिजिक्स है उसमें भी डिटेल से आपको ये सब थोड़ा सा बहुत पढ़ना है। और सर क्या लिखा है वो भी? फिजिक्स में, सर फिजिक्स में सर न्यूट्रिनो का सिंबल वी है क्या? भी नहीं होता है, इसको म्यू बोलते हैं। नहीं, इसको म्यू बोलते हैं। भी की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइन है ना, म्यू बोलते हैं। नहीं होता है, इसको ऐसे इंक्लाइंड वे में। ठीक है ना, न्यूट्रिनो एंड। अब हम लोग को समझना है एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कंबाइन करता है, पार्टिकल किससे कंबाइन करता है? माइक सब लोग म्यूट करेंगे। एंटी पार्टिकल से तो एक रे होता है, कौन सा रे? गामा रे, इसको नाम गामा रे का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एनहिलेशन। ये हमारा क्या हुआ? दिस प्रोसेस इज नोन एज एनहिलेशन। और गामा रे फिर जो है कि ये दिस प्रोसेस इज नोन एज एनहिलेशन। इसको डायग्राम से भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। टर्म बस डिफिनीशन है, टर्म है इसका, ये याद रखना, और कुछ इसमें नहीं है। दिस प्रोसेस जो होता है दिस इज नोन एज एनहिलेशन। इसी प्रोसेस को जब पार्टिकल कंबाइन करता है एंटी पार्टिकल से और गामा रे के प्रोडक्शन होता है, दिस इज नोन एज एनहिलेशन। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, गामा रे जब टूटकर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल देता है, दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। इसी को हम लोग नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक जो है कि हमारा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करता है इसका एंटी पार्टिकल से, एंटी पार्टिकल इसका कौन सा है? एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। जब इसका जो है कि कॉम्बिनेशन होता है तो इससे रे निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, जिसको हम लोग गामा रे कहते हैं, जिसको हम लोग गामा रे कहते हैं।
तो इस प्रोसेस को, ये हो गया हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका जब कॉम्बिनेशन होता है तो दिस इज नोन एज एनहिलेशन। एनिहिलेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, दिस इज नोन एज एनिहिलेशन। और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल हमारा क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, और जब दोनों कंबाइन किया तो क्या प्रोड्यूस हो गया, ये हमारा गामा रे प्रोड्यूस हो गया। और गामा रे फिर स्प्लिट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो पेयर प्रोडक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंटी पार्टिकल एंड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ गामा रे। गामा रे टूट कर क्या बन जाता है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। और एनिहिलेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल टू प्रोड्यूस गामा रे। तो एक टर्म है, इसको याद रखना, इसको डिफाइन भी करते रहे अगले पेज में। ओके सर। कि एनिहिलेशन क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ particle, for example electron, and antiparticle, for example positron या एंटी इलेक्ट्रॉन, to produce gamma ray called annihilation, and the reverse is pair production. इसको सिंबल से कैसे दिखाएं, डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इसी का एंटी पार्टिकल हो गया पोजिट्रॉन, हो गया एंटी पार्टिकल। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक नया जो है गामा रे प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये गामा रे प्रोड्यूस होता है गामा रे प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोसेस हो गया एनहिलेशन। और फिर गामा रे स्प्लिट करके क्या देगा, तो एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, पोजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, एनहिलेशन। तो टर्म क्लियर हुआ ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज में एक टर्म हम लोग का है या सब एटॉमिक पार्टिकल कह सकते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। 7 नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड, सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइए। डन सर। चलिए न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। देखिए इसको सिंबल से, न्यूट्रिनो को म्यू बोलते हैं, इसको म्यू बार, इसको म्यू बोलते हैं। सिंबल ये हो गया, ये म्यू बार हो गया। तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल जो है कि चार्जलेस और मासलेस होता है। चार्ज भी लगभग 0 होता है, चार्जलेस है, न्यूट्रल पार्टिकल है, एंड मासलेस, मास भी इसका वेरी नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम, मासलेस कह सकते हैं, मासलेस होता है। ठीक है ना? और ये कब जनरेट होता है, तो कहते हैं कि जो प्रोटॉन है या फिर जो न्यूट्रॉन है ये अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस में ये स्टेबल नहीं होता है।
प्रोटॉन टूटता है किसमें, इससे भी छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल में टूट जाता है। किसमें टूटता है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल बनाता है, तो मास लगभग इक्वल हो जाता है। इसके साथ ये एंटी इलेक्ट्रॉन ई प्लस या बीटा प्लस, एंटी इलेक्ट्रॉन जो है बीटा प्लस जो है कि एक पार्टिकल बन जाता है, तो चार्ज जो है इक्वल हो जाता है। और इसके साथ प्रोटॉन के साथ न्यूट्रिनो रिलीज होता है जो मासलेस और चार्जलेस होता है। तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को कहते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके कब होता है, जब प्रोटॉन टूटता है। प्रोटॉन टूट कर क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो फॉर्म करता है। वैसे ही जब न्यूट्रॉन टूटकर इससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो बनता है, न्यूट्रॉन जो टूटेगा ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो पार्टिकल टूटता है तो एक प्रोटॉन फॉर्म करता है। और न्यूट्रल दोनों साइड चार्ज बैलेंस होने के कारण प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बीटा माइनस कहेंगे या इलेक्ट्रॉन जो है कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। बीटा से भी डिनोट करते हैं, ई माइनस से भी डिनोट करते हैं। और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो ये प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल हो गया, उसका भी फर्दर जो है कि फंडामेंटल पार्टिकल है कि प्रोटॉन स्प्लिट इनटू न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस ई प्लस पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जबकि न्यूट्रॉन जो है कि प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में एंड एंटी न्यूट्रिनो में स्प्लिट होता है। ये सब आगे भी आपको 12th में फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी सब मिलेगा। यहाँ टर्म बस ध्यान रखना है कि प्रोटॉन स्प्लिट करके बीटा प्लस जो है कि या बीटा डीके, न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो, और न्यूट्रॉन स्प्लिट करके एंटी न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है कि में स्प्लिट होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ये सब डायरेक्ट टर्म से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन जाता है। इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे शायद आपका टेस्ट हो, नेक्स्ट संडे टेस्ट हो। चलिए नेक्स्ट ये है टर्म कि एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम सुने हैं इसका? यस सर। के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम बता दें कि जो भी वेव जिसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड होता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसके इक्वल होगा जिसका भी वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। और क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और क्या होगा कि ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ट्रेवल इन वैक्यूम। इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, गामा रे, कॉस्मिक रे, क्या एग्जाम्पल है, कॉस्मिक रे। फिर इसके बाद से कॉस्मिक रे हो गया ना, फिर गामा रे, एक्स रे, यूवी रे। तो इसमें एग्जाम्पल ये आता है, ठीक है ना, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल होता है। कैथोड रे तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, ये निगेटिव पार्टिकल होता है। एनोड रे ये पॉजिटिव बीम ऑफ पार्टिकल होता है। अल्फा रे ये भी पॉजिटिव पार्टिकल होता है। गामा रे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा होता है, जिसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है, या जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। यानी कि कैथोड रे, एनोड रे और अल्फा पार्टिकल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कम होगा। क्लियर है ना? यस सर। तो नेक्स्ट ये कह रहे थे कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका चार्ज कितना होगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।
और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज 1.69 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फिगर आता है देखिए इस तरह का आता है 96,485 कूलम, ये इतना आ जाता है, ठीक है ना। या इसी को राउंड ऑफ में 96,500 कूलम हम लोग लेते हैं, और इसी को कहते हैं 1 फैराडे चार्ज। नहीं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है 1 फैराडे। फैराडे ये यूनिट ऑफ चार्ज, वेरी बिग क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फैराडे 1 फैराडे जो चार्ज होता है दैट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू 96,500 कूलम या 96,485 कूलम, या इसी को हम लोग 1 फैराडे के नाम से जानते हैं। और ये जो वैल्यू आया ये कैसे आता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23, वी गेट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, यस सर। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और एक मोल इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 0.55 मिलीग्राम। तो ये डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे टेस्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन करना जो है कि टाइम टेकिंग होगा, तो ये कुछ फैक्चुअल चीज जो है कि डायरेक्ट याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, कुछ टर्म हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के काउंटिंग से लेकर, आई मीन जैसे हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास होता है। हाँ, सेम क्या होगा इसमें, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन बाकी सब बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट जो है कि मास भी होगा। जब मास डिफरेंट होगा तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और सेम एटॉमिक नंबर है तो सेम इलेक्ट्रॉन होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो सेम प्रोटॉन होगा। ये आइसोटोप्स के बारे में। वैसे ही हम लोग डिस्कस किए थे आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे ही टर्म डिस्कस किए थे आइसोबार, ये पहले सेकंड क्लास में शायद ये डिस्कस था सब, आइसोबार, ठीक है ना। ये सब हम लोग, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी से रिलेटेड एक टर्म और है आइसोडाइफर, ये नहीं डिस्कस किए थे, आइसोडाइफर। तो ये एक बार जो है आइसोटोन्स क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगी। आइसोबार मतलब सेम वेट, सेम जो है एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, इसका डीपीपी अब मिल जाएगा आपको। आइसोडाइफर ये नया टर्म है, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर कहते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ठीक है ना। या न्यूट्रॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जेड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस 2z, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा, आइसोडाइफर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए इसका एक स्पीशीज है थोरियम, थोरियम जो है इसका मास होता है 234, एटॉमिक नंबर होता है 90, एंड एक होता है यूरेनियम, इसका मास होता है 238 और एटॉमिक नंबर है 92। तो ये आइसोडाइफर का एग्जांपल है, यानी कि इसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का संख्या क्या होगा, सिमिलर होगा, दिस इज आइसोडाइफर। तो ये नया टर्म था, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किए थे। एक और टर्म है लास्ट टर्म आइसोटर, आइसोटर लास्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।
नया टॉपिक, यानी कि क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टर्म Okay, एक sir. है आइसोटर, नेक्स्ट पेज में ले ले। Yes, sir. देखिए आइसोटर क्या है, सेम नंबर ऑफ आइसोटर। आइसोटर ये होता है सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आइसोटर होता है, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका N2O है एंड जो है आपका CO2 है, नहीं देखिए इसमें भी टोटल 3 एटम है, इसमें भी टोटल 3 एटम। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 14 और 7 + 7 14 + 8 टोटल हो जाएगा आपका कितना 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें कितना हो गया 16 + 6 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें जो है कि 3 एटम है, दोनों मॉलिक्यूल में क्या है 3 एटम्स है एंड इलेक्ट्रॉन कितना है एंड 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को कहेंगे आइसोटर, क्या कहेंगे आइसोटर। तो यही कुछ टर्म थे सिंपल बेसिक जो छूटा हुआ था पिछले सब टॉपिक से, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। आइसोटर क्या है, आइसोडाइफर, आइसोटर, आइसोडाइफर और फिर आइसोटोप्स, ये सब तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, एक बार रिवाइज कर लेना है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास 0.55 मिलीग्राम होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, जिसका वैल्यू 96,500 कूलम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और कैथोड रे, एनोड रे, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये आज के लिए हम लोग का इतना ही डिस्कशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सारा टॉपिक हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। ओके सर इसमें Okay. 3 एटॉम क्या लिखा सर, वो क्या लिखा 3 एटॉम S22 इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। नहीं सर, वो सर क्या लिखा आपने वो 3? आपका आवाज क्लियर नहीं है, कोई ट्रांसलेट करे। तो 3 एटम उसके नीचे क्या लिखा? अच्छा 3 एटम है एंड 22 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है और 3 एटम है, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है और 3 एटम है, यानी कि सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आइसोटर कहेंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 एटम एंड 22 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे क्लियर है ना। ओके ठीक है, तो यही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। थैंक यू, वेलकम। सर